20 दिसंबर 2025 से असम के कार्बी आंगलोंग और वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिलों में हालात लगातार टेंस बने हुए हैं, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई है और 58 पुलिसकर्मी घायल हैं, जिसमें डीजीपी, आईजीपी और आईपीएस अधिकारी भी शामिल हैं। दुकानों, घरों और सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा। ये अब एक लोकल प्रोटेस्ट नहीं रहा, बल्कि ट्राइबल लैंड आइडेंटिटी और लॉ एंड ऑर्डर का सीरियस इशू बन चुका है। यहाँ के लोकल कार्बी ट्राइबल ग्रुप्स का कहना है कि विलेज ग्रेजिंग रिजर्व यानी वीजीआर और प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व यानी पीजीआर जैसे प्रोटेक्टेड ट्राइबल लैंड्स पर इलीगल अतिक्रमण बढ़ रही है। इन्हीं मांगों को लेकर कुछ दिनों पहले शांतिपूर्ण भूख हड़ताल और विरोध प्रदर्शन शुरू किए गए थे, लेकिन हालात बिगड़ चुकी हैं और अब असम सरकार ने इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद की, धारा 163 लागू की और भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की, जिसमें असम पुलिस, आरएएफ, सीआरपीएफ शामिल है और एएफएसपीए एक्ट तो पहले से लागू है। पर ये समझना जरूरी है कि कार्बी आंगलोंग जैसे 6th शेड्यूल वाले एरिया में आदिवासी जमीन के अधिकार और जनसंख्या से जुड़े मुद्दे कई वर्षों से संवेदनशील क्यों हैं। इसीलिए द भारत फाइल्स के आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि असम में विद्रोह कब से स्टार्ट हुआ और क्यों हुआ, आज की डेट में असम में कितने रेबल ग्रुप्स एक्टिव हैं और उनका मकसद क्या है, एएफएसपीए एक्ट क्या है और इससे असम के लोग क्यों परेशान हैं। और अंत में हम जानेंगे कि डिमासा, वेस्ट कार्बी आंगलोंग, बोडो और कार्बी आंगलोंग समुदाय असम के भीतर अपनी अलग पहचान और ऑटोनॉमी की मांग क्यों करते रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सन 1979 में असम की जमीन पर कुछ ऐसा घटा जिसने सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि पूरे भारत की लोकतांत्रिक आत्मा को हिला दिया। मंगलदोई लोकसभा सीट से सांसद हीरालाल पटवारी, जो 1977 के चुनावों में जीतकर संसद पहुंचे थे, उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है। तो इलेक्शन कमीशन ये तय करता है कि 1982 के जनरल इलेक्शन का इंतजार नहीं किया जाएगा और मंगलदोई में बाय इलेक्शन कराया जाएगा। इसीलिए वोटर लिस्ट का रिवीजन स्टार्ट हुआ, जैसा हर चुनाव से पहले होता है। लेकिन जब लिस्ट सामने आई तो असम दहल उठा। सिर्फ 2 साल 1977 से 1979 के बीच में सिर्फ मंगलदोई लोकसभा सीट में 45,000 नए वोटर जुड़ चुके थे, जबकि उस समय पूरी मंगलदोई लोकसभा क्षेत्र का कुल वोटर बेस लगभग 6 लाख था। जांच में सामने आया कि इनमें से बड़ी संख्या में लोग बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठिए थे। वे न सिर्फ अवैध रूप से असम में रह रहे थे, बल्कि भारतीय लोकतंत्र में वोट भी डाल रहे थे। इसीलिए ये इलेक्शन बिल्कुल भी जायज नहीं था। इसके ही विद्रोह में जन्म लेता है ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन आसू और कई क्षेत्रीय संगठनों के साथ मिलकर एक प्रोटेस्ट शुरू किया। उनकी मांग थी कि इलेक्शन तब तक नहीं होगा जब तक 45,000 अवैध घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से निकाला नहीं जाएगा। धीरे धीरे ये आंदोलन एक जन सैलाब बन गया। सड़कें भर गईं, रेलें रुकी, पूरा असम ठहर सा गया। हालात इतने बिगड़े कि केंद्र सरकार को सीआरपीएफ और भारतीय सेना उतारनी पड़ी। कर्फ्यू लगे, गोलियां चली और इस पूरे आंदोलन के दौरान कम से कम असम के 855 लोगों की जान चली गई। During the Andolan, 855 martyrs gave up their lives fighting to free Assam and securing the safety and security of its people. इसी दौरान कुछ स्टूडेंट लीडर्स ने मौके का फायदा उठाया और एक रिबेल ग्रुप यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा बना दिया, जिसके प्रमुख नेता परेश बरुआ, अरविंद राजखोआ और अनूप चेतिया थे। फिर असम का सबसे काला दिन आया, 18 फरवरी 1983 को। इस दिन 14 गाँवों में 2000 से 3000 लोग मारे गए, जिनमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सबसे ज्यादा थे। ये लोग मुख्य रूप से बांग्लादेशी मुस्लिम समुदाय से थे, जिन्हें असम के टिवा या लालुंग जनजाति के ग्रामीण लोगों ने मारा। हालांकि इनमें से बहुत से लोग 1930 से ही वहाँ रह रहे थे, लेकिन 1985 में असम सरकार ने आसू के साथ असम अकॉर्ड साइन किया और तय हुआ कि 24 मार्च 1971 के बाद असम आए सभी विदेशी नागरिकों की पहचान और निष्कासन होगा और असम की सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक पहचान सुरक्षित की जाएगी। लेकिन उधर उल्फा ने लोगों में ये नैरेटिव फैलाया कि भारत सरकार असम का तेल, चाय और संसाधन बाहर ले जाकर राज्य को जानबूझकर गरीब बनाया जा रहा है। हकीकत ये है कि आज भी असम भारत की लगभग 14% कच्चे तेल की जरूरत पूरी करता है। इसके बदले भारत सरकार असम को रॉयल्टी फीस देती है, लेकिन हर साल पेमेंट में देरी होना आम बात है। आज की तारीख में असम सरकार ने यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ केस दर्ज कर रखा है, जिसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार पर अब भी करीब 10,000 करोड़ रुपए बकाया है। इन्हीं मुद्दों को आधार बनाकर उल्फा की मांग है कि अब असम को भारत से आजाद कराया जाए। उनका कहना है कि उनके लिए इंडियन गवर्नमेंट और ब्रिटिश हुकूमत में कोई फर्क नहीं है। दोनों ही अग्रेसिव पावर्स हैं जो असम के रिसोर्सेज का शोषण कर रही हैं। लेकिन 1990 में भारत सरकार ने इन पर सख्ती करनी शुरू कर दी और
उल्फा को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया। इसके बाद ऑपरेशन बजरंग शुरू किया गया, जिसमें भारतीय सेना ने उल्फा के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। हालांकि उल्फा का नेतृत्व भागकर भूटान और बांग्लादेश में शरण लेने में सफल हो गया। फिर 2004 में उल्फा ने एक बड़ा हमला किया। स्वतंत्रता दिवस के दिन बम धमाके किए, जिसमें 18 से ज्यादा लोग मारे गए। 2010 में अरविंद राजखोवा के ऑर्गेनाइजेशन ने हथियार डाल दिए और ये उल्फा के लिए एक अहम मोड़ साबित हुआ। आगे चलकर ये ऑर्गेनाइजेशन दो पार्ट्स में बट गया। पहला उल्फा, जिसके लीडर अरविंद राजखोवा हैं, जो हथियार डाल चुके हैं। दूसरा उल्फा आई यानी उल्फा इंडिपेंडेंस, जिसके लीडर परेश मरुआ है। इसके साथ ही असम में पहले भी कई ऑर्गेनाइजेशंस ने हथियार उठाए थे, जैसे मुल्टा, KLO, ACF और BLTF। लेकिन 2026 आते आते असम में मुख्य रूप से KLNLF, NDFB और उल्फा आई ऑर्गेनाइजेशंस ही एक्टिव माने जाते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा एक्टिव उल्फा आई है। द इकोनॉमिक टाइम्स की मई 2025 की रिपोर्ट के अनुसार परेश बरुआ चीन की मदद से अरुणाचल प्रदेश म्यांमार बॉर्डर के किसी इलाके में मौजूद है और वहीं से उल्फा आई को लीड कर रहा है। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि चीन का उसे स्ट्रेटेजिक सपोर्ट मिल रहा है। यही नहीं, नॉर्थ ईस्ट के दूसरे स्टेट्स जैसे नागालैंड और मणिपुर में भी कई ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव हैं, जैसे NCSN, कॉरकॉम, NLFT, KYKL और PLA। इनमें से ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस म्यांमार में बेसिस बनाए हुए हैं, जिनके बारे में मैं अपने पिछले नागालैंड और मणिपुर वाले वीडियोस में डिटेल में बता चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये सभी ऑर्गेनाइजेशन का आज भी मकसद इंडिया से आजादी की है। यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट AFSPA एक ऐसा कानून है जो 1958 में बनाया गया था। नॉर्थ ईस्ट के अन्य स्टेट्स और कश्मीर में ये काफी पहले से लागू रहा है, लेकिन असम में इसे 1990 में लागू किया गया। इस कानून को कई लोग काला कानून भी कहते हैं, क्योंकि इसके तहत सुरक्षा बलों को एक्स्ट्रा पावर दिए जाते हैं। AFSPA के अंतर्गत सुरक्षा बलों को संदेह के आधार पर गोली चलाने, गिरफ्तार करने और बिना वारंट घर में प्रवेश कर तलाशी लेने जैसी पावर्स मिलती हैं। इसी के चलते 2004 में इम्फाल में महिलाओं ने सड़कों पर कपड़े उतारकर प्रोटेस्ट किया था, जिसने पूरे देश का ध्यान AFSPA की तरफ खींचा। कई मामलों में AFSPA के तहत तैनात जवानों पर सेक्सुअल असॉल्ट के आरोप भी सामने आए हैं। इरोम शर्मिला ने तो इसी एक्ट के खिलाफ 16 साल तक अनशन किया, जो नॉर्थ ईस्ट के इतिहास का सबसे लंबा पीसफुल प्रोटेस्ट माना जाता है। पिछले करीब 21 सालों में नॉर्थ ईस्ट में हजारों सिविलियंस की मौत दर्ज की गई है, जिनमें से कई मामलों को लेकर ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स उठते रहे हैं। लेकिन जहां सरकार एफ्सपा को सिक्योरिटी के लिए जरूरी बताती है, वहीं आम लोग इसे फियर और मिसट्रस्ट का सिंबल मानते हैं। और आज भी असम में सवाल वही है, सिक्योरिटी ज्यादा जरूरी है या फिर सिविल राइट्स? आपका इस एक्ट पर क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट असम का वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स है, जहां बड़ी संख्या में ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं। यहाँ की सबसे बड़ी ट्राइबल कम्युनिटी कार्बी कम्युनिटी है। इसके अलावा डिमासा, गारोज, कुकीज, नागा और अन्य समुदाय के लोग भी यहाँ रहते हैं। इन कम्युनिटीज का आरोप है कि उनकी लैंड, खासकर VGR और PGR लैंड पर आउटसाइडर्स ने कब्जा कर लिया है। आउटसाइडर्स मतलब नेपाल, बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से आकर बसे लोग। क्योंकि कार्बी आंगलोंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 6th शेड्यूल का हिस्सा है, इसलिए यहाँ नॉन ट्राइबल्स का लैंड पर कब्जा करना इलीगल माना जाता है। इसीलिए वहाँ हिंसा चल रहा है, जिसमें अभी तक 2 लोगों की जान चली गई है और 58 पुलिसकर्मी घायल हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 6th शेड्यूल खास तौर पर ट्राइबल एरियाज की प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है। ये शेड्यूल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ इलाकों में लागू होती है। 6th शेड्यूल के तहत इन इलाकों को मिलता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का अधिकार, मतलब लैंड लॉज, लोकल गवर्नेंस, कस्टमरी प्रैक्टिसेस, फॉरेस्ट और रिसोर्सेज पर कंट्रोल। ज्यादातर फैसले लोकल ट्राइबल काउंसिल्स ले सकती है। दोस्तों, ये लड़ाई ट्राइबल बनाम आउटसाइडर की नहीं, ये लड़ाई है 6th शेड्यूल की। अपनी जमीन पर कानून लागू होगा या नहीं, क्योंकि अक्सर यही प्रोटेक्शन कागजों तक सीमित रह जाती है। और अगर आज कार्बी आंगलोंग में इलीगल घुसपैठ नहीं रोकी गई, तो कल यही सवाल असम के दीमा हसाओ, बोडोलैंड और पूरे नॉर्थ ईस्ट के अन्य स्टेट में भी उठ सकता है। द भारत फाइल्स आपसे जानना चाहता है कि कार्बी आंगलोंग का जिम्मेदार कौन है। कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।